उत्पन्न करने में सहायक हो सकता है। एक ब्लैंक नोट से अब थोड़ी सी आदत मेरी ये हो गई है कि मैं जो है वो पूरी कहानी कहने की कोशिश करूंगा और आप समझने का प्रयास करना, ठीक है, ध्यान से। समृद्धि जी और विभू जी, आपको सुनाई दे रहा है सही? हाँ जी सर। ठीक है। अब क्या करेंगे कि अभी तो इस एक पेज के थ्रू मैं आपको स्थूल रूप से समझाने की, मोटा रूप से समझाने की कोशिश करूंगा कि डायबिटीज क्या है ना। लेकिन अभी करीबन और कुछ नहीं तो कम से कम हमको 15 या 20 लेक्चर लेने होंगे, तब हम उसको समझ पाएंगे। परंतु हमारी गति किस प्रकार से होगी? स्थूल से सूक्ष्म की ओर होगी। पहले हम एक ग्रॉस लेवल पर देखेंगे कि ये क्या है, और फिर धीरे धीरे जो है वो सूक्ष्म रूप से अंग प्रति अंग उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो कहानी कहां से शुरू होती है उसको देखना है। तो कहानी डायबिटीज की वो ऐसे शुरू होती है कि वो ये कहते हैं कि आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधिनी ग्राम्य औदकानु परसा पयांसी नव अन्न गुड़ पानम प्रमेय हेतु कफ कृत च सर्व। यानी कि आस्या सुखम यानी कि आप जो है वो नरम गुदगुदे बिस्तर पर पड़े रहते हैं। स्वप्न सुखम, और काफी देर निद्रा का आनंद लेते हैं। आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधिनी, दधिनी माने दूध और दही से बने विकारों का अत्यधिक सेवन करते हैं। आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधनी ग्राम्य औदकानु, यानी कि जो नया अन्न है, जो नए अन्न का आप सेवन करते हैं। पयांसी, पयांसी माने दूध घी आदि का सेवन जो है वो आप अधिक करते हैं। आस्या सुखम स्वप्न सुखम ददनी ग्राम्य औदकानु परसा पयांसी नवन्न पानम, पुनः क्या आ गया? नए अन्न का सेवन, दूध से बने विकार का सेवन, नए अन्न, गुड़ वैकृतम, गुड़ से बनी हुई चीजों का सेवन आप करते हैं। तो प्रमेय में मुख्य रूप से कफ का दोष माना जाता है, लेकिन हम फिर भी कहते हैं वातज प्रमेय, पित्तज प्रमेय और कफज प्रमेय। तो उसको कैसे समझना है, इस बात को आप थोड़ा सा बहुत ध्यान से सुनना कि हम जो भी बात करते हैं वो क्या करते हैं कि ये एक प्रकार का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। और जो इस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में क्या होता है कि धातु का पाचन जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाता, क्योंकि धात्वाग्नि मांद्य होता है। धातु पाचन नहीं हो पा रहा क्योंकि सर्टन टाइप ऑफ एंजाइम्स और धात्वाग्नि जो हैं वह अनुपस्थित है। ये बात समझ में आई आपको? हाँ जी सर। सबसे पहले मैंने एक बात ये समझी कि ये क्या है, यह एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में धातु का पाचन नहीं हो पाता, क्योंकि धात्वाग्नि यानी सर्टन टाइप ऑफ एंजाइम्स जो थे वो एब्सेंट थे, तो उनका पाचन नहीं हो पाया, जिससे क्या हुआ, एक तो पूर्व धातु जो है वो बढ़ गई। पूर्व धातु माने कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो
अब धातु परिवर्तन होना चाहिए। धातु परिवर्तन किससे होगा? धात्वाग्नि से होगा। यानी कि जो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रहा है, एंजाइम न उपस्थित होने के कारण वो कैसा रहा? अपरिपक्व रहा। कैसा रहा? अपरिपक्व। तो पहली लाइन हमने क्या समझी? अपरिपक्व एव वात पित्त श्लेष्मण। अपरिपक्व वात पित्त एव श्लेष्मण। किसके कारण? क्योंकि आपने निदान का सेवन किया, जिसके कारण दोष जो थे वो अपचित रह गए। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आ गई आपको? हाँ जी सर। यानी कि ना तो वात का पाचन हुआ, ना पित्त का पाचन हुआ, न श्लेष्म का पाचन हुआ। अब इसका मतलब क्या है कि भाई ये वात पित्त अपरिपक्व कफ जो है वो अपरिपक्व रह गए। इससे हमें क्या मतलब मालूम पड़ता है कि वात के 7 गुण, वात के 7 गुण तत्र रूक्षो लघु शीतः सूक्ष्म चलो अथ विशद खरः। पित्त के सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम चद्रव अम्लम सरम कटु। और कफ के गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिछला। इन इन जो ये गुण है, ये गुण जो थे, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, इट शुड बी मेटाबोलाइज्ड, इट शुड बी मेटाबोलाइज्ड एंड सिंथेसाइज्ड। इनको पचित हो जाना चाहिए था और इनको संश्लेषित हो जाना था, परंतु एंजाइमिक एक्टिविटी कम होने के कारण, एंजाइम धात्वाग्नि मान्य होने के कारण ये 20 गुण में से पर्टिकुलर दोष के अनुसार जो थे, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, ना तो वो मेटाबोलाइज्ड हुई, ना वो सिंथेसाइज्ड हुई। वो कैसी रह गई? अपरिपक्व रह गई। और वो जो अपरिपक्व पदार्थ था, आपने रूक्ष का सेवन किया, आपने मधुर का सेवन किया, आपने स्निग्ध का सेवन किया, वो पूरी तरीके से मेटाबोलाइज नहीं हुआ, वो बीच में रह गया। और वो जो बीच वाला पदार्थ था, जो इंटरमीडिएट पदार्थ था, वो क्या कर रहा है? वो क्या हुआ? वो जो इंटरमीडिएट पदार्थ का बढ़ जाना जो था, उसको आप क्या कहोगे? कि वो प्रकोपित हो गया। क्या हो गया? प्रकोपित हो गया। ठीक है ना? वात पित्त कफ का अपरिपक्व होने का मतलब क्या है? कि वात के 7 गुण, पित्त के 7 गुण और कफ के 7 गुण जो थे, वो पूरी तरीके से मेटाबोलाइज्ड और सिंथेसाइज्ड नहीं हो पाए। और वो जो इंटरमीडिएट पदार्थ थे, वो जब अपरिपक्व रह गए, तो आपने क्या कहा? प्रकोपित श्लेष्मा, प्रकोपित पित्त, प्रकोपित वात। ये बात समझ में आई आपको यहां तक? हाँ जी सर। है ना? अब हम सेकंड स्टेज में आ गए। अपरिपक्व का मतलब क्या था? कि वो चय अवस्था थी। प्रकोपित का मतलब कि अब वो इंटरमीडिएट पदार्थ जो था, जिसको मेटाबोलाइज सिंथेसाइज हो जाना चाहिए था, वो अपनी मात्रा में सर्टन लेवल से अधिक बढ़ गया। दैट्स व्हाई यू से प्रकोपित श्लेष्मा, प्रकोपित पित्त और प्रकोपित वात। ठीक है जी? यहां तक की कहानी सबको क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है। अब क्या होगा कि प्रकोपित पित्त, प्रकोपित श्लेष्म, प्रकोपित वात, ये कहां आ जाएंगे? अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम। किस में आ जाएंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम। रस और रक्त संवहन, है ना? रस और रक्त में आ गए। और रस और रक्त में जब आ गए, तो ये क्या होंगे? शरीर विसर्पण। अब क्या होगा? ये शरीर में घूमेंगे। ठीक है जी? हाँ जी सर। तो सबसे पहले आपने निदान सेवन किया।
निदान सेवन वो वातज भी हो सकता है, वो पित्तज भी हो सकता है, वो कफज भी हो सकता है। और जब आपने उनका सेवन किया तो दोष जो थे वो अपरिपक्व हो रहे। अपरिपक्व कहने से तात्पर्य यह है कि जो प्रॉपर्टीज थी इन पर्टिकुलर धातुओं की वह मेटाबोलाइज्ड और सिंथेसाइज नहीं हो पाई, जिसके कारण वो अनडाइजेस्टेड जो धातुएं थी, जो दोष थे, वह प्रकोपित हो गए और प्रकोपित होकर अब यह सर्कुलेटरी सिस्टम में आ गए। और जब ये सर्कुलेटरी सिस्टम में आ गए तो ये क्या कर रहे हैं, शरीर में विसर्पण कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, अब हम क्या कहेंगे, कुपितानाम ही दोषानाम शरीरे परिधावताम यत्र संग खव्यगुण्यात व्याधिः तत्र उपजायते। कुपित हुआ दोष संपूर्ण शरीर में संचरण करता है और क्या करता है, जहां पर यह स्थान संशय करता है वहां पर व्याधि की उत्पत्ति करता है। और जब वो व्याधि की उत्पत्ति करता है तो जब वो स्थान संशय करता है तो प्रोडर्मल सिम्टम उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो यानी कि हमारे पास प्रोडर्मल सिम्टम्स से मतलब दिखाई दे रहा है आपको, दंतादीनां मल आढ़यत्वं प्रागरूपं पाणिपादयो नंदाः चिक्किणता देहे त्रट स्वाद आयस्यं च जायते। मतलब दंतादीना, दंत, नख, चक्षु आंख में, नाक में, मुंह में, जो भी खाली स्थान है वहां पर मल बहुत अधिक दिखाई देता है। दांत पर प्लेक जमा होता है, नाक में जो है वो मल जो है वो जमा होता है, कान में मैल जमा हुआ होता है, आंखों में मैल बहुत जमा हुआ होता है। दंतादीनाम मलाढ़यत्व, हाथ और पांव में जलन होती है। प्रागरूपम पाणिपादयो दाह, चिक्किणता देहे, और शरीर में कैसा लगता है, चिपचिपापन लगता है। त्रट, त्रट माने प्यास लगती है। स्वाद आयस्यम, मुख में मीठा मीठा सा लगता है। दीज आर दी प्रोडर्मल सिम्टम और पूर्व रूप ऑफ प्रमेय। ठीक है, तो सवाल क्या हुआ कि आपने निदान सेवन किया जिससे दोष अपरिपक्व रहे, अपरिपक्वता के पश्चात वो प्रकुपित हुए, प्रकुपित होने के पश्चात वो क्या हुआ, रस और रक्त में जा पहुंचे और वहां से उन्होंने शरीर में विसर्पण किया, जिससे कि प्रमेह की पूर्व रूप अवस्था उत्पन्न हो गई। यहां तक क्लियर है सबको, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नए बच्चे को आए या चले गए? सर हूँ अभी। अच्छा, अभी टिके हुए, एक जना टिका है, ये दोनों टिके हैं? हाँ जी। यहां तक क्लियर है आप दोनों को? हाँ जी सर। हाँ जी सर। पुराने वालों को? यस सर। यस सर। ठीक है। अब वो क्या कहते हैं, बहवो बद्ध मेदा, एक चीज इसमें ए पॉइंट लिखा हुआ है ना, और दूसरा वसा मज्जा लसिका ओच, ये ए और बी दो पॉइंट लिखे हुए। अब प्रकोपित दोष क्या करेगा, वह बहव बद्ध मेद, बहव बद्ध मेदा का मतलब क्या है,
नहीं पता सर। बहुबद्ध में रस रक्त माने सर्कुलेटरी सिस्टम, समझ में आ रहा है ना, यानी ब्लड में आ गए। हाँ जी। अब ब्लड के बाद क्या हुआ कि ये सर्कुलेटिंग लिपिड से जाकर टच हो गए, किससे? सर्कुलेटिंग लिपिड से। अबद्ध मेद, अबद्ध मेद का मतलब सर्कुलेटिंग लिपिड, ठीक है जी। हाँ जी सर। अब ये इसमें क्या होगा कि जो सर्कुलेटिंग लिपिड है उसमें ये दोष जाकर चिपकेगा। अब ये दो पॉइंट है, आप ये कहोगे सर ये वसा मज्जा लसिका ओज भी तो लिखा है ना, ए और बी। तो सर्कुलेटिंग लिपिड जो है और दूसरा है वसा मज्जा और लसिका, तो कफ और पित्त किससे जाके अटैच होंगे? सर्कुलेटिंग लिपिड के साथ, ठीक है जी। ठीक है सर। और वसा मज्जा लसिका ओस किस कंडीशन में आएगी? जहां पर वात होगा, जहां पर वात होगा, ठीक है ना। तो प्रकोपित दोष में सर्कुलेटिंग लिपिड से जाकर कफ और पित्त और वात वसा और मज्जा लसिका ओज इनसे जाकर जुड़ गई, और जुड़ने के पश्चात क्या हुआ? शरीर में शिथिलता उत्पन्न हो गई, शरीर शैथिल्यात। शरीर कैसा हो गया? शिथिल हो गया। यहां तक क्लियर है? हाँ जी सर। उसके पश्चात बद्धमेदः मिश्री भाव गच्छन्। अब जो सर्कुलेटरी जो लिपिड है उसमें ये दोष कैसा हो गया? घुल मिल गया, ठीक है जी। प्रकोपित श्लेष्मा प्लस मेद, प्रकोपित पित्त प्लस मेद, प्रकोपित वात प्लस मेद। ये बात क्लियर है आपको? क्यों? क्योंकि प्रमेह में क्या दुष्ट होता है? कौन सी धातु दुष्ट होती है? मेद और मांस, है ना। प्रमेह में दुष्ट धातु कौन सी है? मेद। मेद। तो दोष जो है वो सर्कुलेटरी लिपिड से जाकर अटैच हुआ, है ना, मेद से जाकर अटैच हुआ और उसके साथ मिश्री भाव को उत्पन्न हुआ और शरीर में शिथिलता को उत्पन्न किया। अब क्या होता है कि वात के कंडीशन में प्रकोपित वात ये यहां से आई, और हम वात के कंडीशन में क्या था? चार थे, वसा मज्जा लसिका और ओज, ठीक है जी। तो मिश्र भाव उत्पन्न हुआ, वसा आदाय, मज्जा आदाय, लसिका आदाय और ओज आदाय। मतलब प्रकुपित वात प्लस वसा, प्रकुपित वात प्लस मज्जा, प्रकुपित वात प्लस लसिका, प्रकुपित वात प्लस ओज। क्लियर है ये? हाँ जी सर। उसके पश्चात क्या होगा? उसके पश्चात मूत्र वह स्त्रोतस में ये जाकर मिल जाते हैं, मूत्र वह स्त्रोतस में ये जाकर मिल गए। मूत्र वहानी स्त्रोतांसी प्रतिपद्यते ततः तेन मिश्रीभूतम गत्वा। और प्रकोपित वात प्लस वसा मूत्र वह स्त्रोतस में जाकर मिल गए और क्या उत्पन्न किया? वसा में, मज्जा में, हस्ती में और मधुमेह, ये चार चीजें। ये क्लियर हुई है आपको? जी सर। हाँ जी। ठीक है ना। अब ये जो वसा मज्जा लसिका और ओज ये क्या है? दीज आर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, दीज आर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। हाँ जी। तो कहानी को फिर से याद करते हैं कि हमने निदान का सेवन किया जिससे दोष अपरिपक्व रहा, उसके पश्चात दोष प्रकुपित हुआ, प्रकुपित होकर वह सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि रस और रक्त में आया और शरीर में घूमा, और फिर जब उसने स्थान संशय किया तो पूर्व रूप की उत्पत्ति करी। अब
कफ और पित्त की कंडीशन में वह सर्कुलेटरी लिपिड के साथ, और प्रकोपित वात जो है वह एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के साथ अटैच होकर शरीर में शिथिलता उत्पन्न कर मूत्रवा स्त्रोतस में जाकर मिलकर क्रमशः वसा, मज्जा, हस्ती और मधुमेह को उत्पन्न करता है। यहां तक की कहानी आपको क्लियर है कि नहीं? हाँ जी, क्लियर है। क्लियर है? यस सर। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्लेद, मास, ये दो चीजें हैं, क्लेद और मास। अब क्लेद क्या है? क्लेद इज, व्हाट इज क्लेद? क्लेद इज इंट्रासेलुलर फ्लूइड। वसा, मज्जा, लसिका, ओज इज एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। क्लेद इज intracellular fluid with all is electrolytes, sugar, protein and other substance। ठीक है जी। तो अब ये कफ और पित्त में क्या कंडीशन बनेगी? वात वाली तो क्लियर हो गई जी हमको, है ना, ये ऐसे जाकर ऐसे चली गई। अब क्या होगा कि कंडीशन कैसे बनेगी कि जो विशिएटेड और अपरिपक्व श्लेष्मा है ये कहां है? सर्कुलेशन में है। क्लियर है ये बात? हाँ जी। और फिर इसके बाद ये कहां गई? सर्कुलेटरी लिपिड के साथ, अबद्ध मेद के साथ, और फिर इसके बाद ये क्लेद और मांस के साथ जाकर जुड़ गई। यानी कि अब संप्राप्ति कैसे बन रही है? अपरिपक्व श्लेष्मा प्लस मेद प्लस क्लेद प्लस मांस। क्लियर है ये बात? हाँ जी। अपरिपक्व श्लेष्मा विद सर्कुलेटिंग लिपिड विद क्लेद विद मास, चार चीजें हो गई। अपरिपक्व श्लेष्मा प्लस मेद प्लस क्लेद प्लस मास। ठीक है। अब ये जब आपस में मिल जाते हैं और मात्रा में बहुत अधिक बढ़ जाते हैं तो फिर क्या होता है? यह यूरिन में मिलकर शुक्र धातु के साथ या और उसके पश्चात जो है फिल्टर होने लगते हैं यूरिन में जाकर। अब हमारे पास 10 दूष्य तैयार हो गए। प्रमेय में दूष्य कितने होते हैं? 10 होते हैं, है ना। 1 2 3 वात, पित्त, कफ। रस 4, रक्त 5, मेद 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे 10 हो रहे हैं ये। यस सर, यस सर। कैसे 10 होंगे बताओ? अरे जल्दी बोलो भाई। 3 दोष हैं, वात, पित्त, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये ऐसे दोष हैं। जल्दी बताओ प्लीज यार, जल्दी करो, फटाफट बताओ, नहीं तो मैं बता दूं आपको। सर फर्स्ट वाला जो पहले बोला था वैसे नहीं, देखिए ऐसा है, ये धातु ही दुष्ट है ना। 1 2 रस, रक्त, मांस, मेद। ठीक है ना। अब मज्जा होगा, है ना, मज्जा और शुक्र। ठीक है। अस्थि को छोड़कर 6 धातुएं हो गई। हाँ। और वसा, लसिका, ओज और क्लेद। और क्लेद। कितने हो गए? 10 दूष्य तैयार हो गए। हाँ जी।
अब उसके पश्चात क्या होगा कि शरीर क्लेद मासाभ्याम संसर्ग गच्छति, शरीर में क्या बढ़ जाता है, क्लेद बढ़ जाता है। और मांस, जब आप मांस और क्लेद, अब क्लेद और मांस में क्या क्या आ गया है, क्लेद और मांस में क्या क्या आ गया है, प्रकोपित कफ आ गया है और सर्कुलेटिंग लिपिड आ गया है। और क्लेद और मांस के साथ ये जुड़ गए और फिर इन्होंने क्या किया कि जब कफज प्रमेह होता है तो प्रमेह पिंड का उत्पन्न हो जाती है। मासे मास प्रदोषाद पूति मास पिंडिका संजयति, वात की कंडीशन में नहीं उत्पन्न होती। शराबिका, कच्छपिका, सर्षप, अलजी, 7 प्रकार की पिंडिकाएं उत्पन्न होती हैं। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं 7 प्रकार की प्रमेह पिंडिकाएं? श्राविका, कश्यपिका, अलजी, चालनी, पिंडता, विद्रुदी, पुत्र। वेरी गुड, है ना। तो ये क्यों उत्पन्न हो रही हैं? क्योंकि उस मास में क्लेद उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया? क्लेद, जिसको मॉडर्न में क्या कहते हैं, कार्बंकल। क्या कहते हैं? कार्बन। ठीक है। अब नंबर 2 पर क्या हुआ कि एक तो शरीर में पिंडिकाएं उत्पन्न होने लगी, ठीक है जी। और इन पिंडिकाओं को हमने क्या कहा, इरप्शंस, एक्जिमा एंड बॉयल, ठीक है जी। और शरीर क्लेद पुनः दूषेन मूत्रित्वेन परिणमयति, और जो शरीर में क्लेद है उस क्लेद का वहन कौन करता है? मूत्र। मूत्र क्या करता है? क्लेद का वहन। मूत्र क्या करता है? क्लेद का वहन। और उस क्लेद इस अब इस मूत्र के क्लेद में क्या है? इसमें प्रकोपित कफ है, इसमें सर्कुलेटिंग लिपिड है और इसमें अत्यधिक मात्रा में मांस के टुकड़े भी हैं। कि ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी। ये स्थिति बनी ना, क्योंकि हम क्या कहते हैं, प्रमेय माने क्या? प्रमेह, जब प्रमेय जो है वो मिच धातु से बनता है, टू लिक्विफाई, पानी कर देना। तो धातुओं को खींचकर, मेह, मेह माने यूरिन के रास्ते लेकर निकालने की जो प्रक्रिया है, दैट इज कॉल्ड प्रमेह। प्रमेह, मेह माने यूरिन, प्र माने खींच कर निकालना। किसको निकालना? धातु को निकालना। प्रकर्षेण प्रभुतम प्रचुरम बारंबारम व महति मूत्र त्यागम करोति यस्मिन रोगे सा प्रमेह। अब मैंने आपको इसलिए समझाया कि ये दोष प्रकोपित हुए, फिर रस, रक्त, मेद, मांस, शुक्र, वसाल, इन सब धातुओं को खींचकर हम कहां ले आए? मूत्र में ले आए। दैट इज कॉल्ड प्रमेह। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? जी। पिक्चर क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? हाँ जी सर। है ना। प्रमेय का मतलब क्या कि जब आप शारीरिक धातुओं को लिक्विफाई कर दो और यूरिन के माध्यम से उसको शरीर से बाहर निकाल दो, दैट इज कॉल्ड प्रमेय। और ऐसा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ जी सर। अब उसके हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जब हम ये कहते हैं कि अबद्ध मेद है, इसे स्थायी मेद धातु से भी जोड़ सकते हैं कि वो मेद धातु प्रॉपर बनी नहीं रही, उससे पहले ही बाहर निकल जा रही है। अबद्ध मेद का मतलब क्या होता है कि जो आपने देखा होगा, जब हम लिपिड प्रोफाइल कराते हैं तो आप कहते हो कि भाई एक कोलेस्ट्रॉल आता है, एक एलडीएल आता है और एचडीएल आता है। दैट इज कॉल्ड अबद्ध मेद, सर्कुलेटिंग, है ना। तो जब ये बढ़ा हुआ होता है, इसलिए मैं आपको समझा रहा था कि लिवर से, जब आप लिवर को ट्रीट कर रहे होते हो और कोलेस्ट्रॉल में रूक्षण चिकित्सा कर रहे होते हो, एक्चुअली यू आर ट्रीटिंग इनडायरेक्टली प्रमेह। ठीक है सर, थैंक यू।
अब उसके पश्चात दो कंडीशन उत्पन्न हो जाती हैं, क्लेदस्तु श्लेष्मो मेदो मिश्र। क्लेदस्तु श्लेष्म मेदो मिश्र। एक तो क्लेद है, क्लेदस्तु कैसा क्लेद, श्लेष्म और मेद से मिलकर बना हुआ, यानी कफ प्लस मेद। क्लेदस्तु में श्लेष्म मेदो मिश्र प्रविश्य, कहां प्रवेश कर रहा है, मूत्राशयम, मूत्राशय में प्रवेश कर मूत्र के रूप में बाहर निकलता है। क्लेदस्तु श्लेष्म मेदो मिश्र प्रविशन मूत्राशयम मूत्रत्वम आपद्यमान। अब दूसरी कंडीशन क्या उत्पन्न होगी, मूत्रवाहनाम स्त्रोत्सा मुखान्यास प्रतिवृद्धते। जो एक तो क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि हमारे शरीर में संतर्पण की स्थिति उत्पन्न होती है। क्लेदस्तु श्लेष्म मेदो मिश्र प्रविशन मूत्राशय मूत्रापत्मान। और फिर क्या होता है कि यह मूत्र व स्त्रोतस इस बड़े हुए क्लेद के कारण रुक जाता है, जिसके कारण क्या होगा, इसका मतलब बता दे मुझे कोई। मूत्रवाहना में स्त्रोत नहीं, मैं पूछता नहीं, मैं आपको बता देता हूं। जब ये रुक जाएगा ना तो नेफ्रोपैथी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नेफ्रोपैथी हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है ना। जो बड़ा हुआ क्लेद है, ये जो बड़ा हुआ क्लेद है किसके साथ, कफ और मेद के साथ मिलकर मूत्राशय में जाकर मूत्र से मिल जाता है, और फिर क्या करता है, मूत्रवाहन स्त्रोतसम मुखान्यास, यानी कि जो मुख है उस मुख को बंद कर देता है, जिसके कारण क्या उत्पन्न हो जाती है, नेफ्रोपैथी उत्पन्न हो जाती है। ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी सर। हाँ जी। तो अब इसके बाद क्या होगा, कि कफ के विशेष गुण जब बढ़ जाएंगे, यानी कि आपने श्वेत, शीत, मूर्त, पिच्छिल, अच्छ, स्निग्ध, गुरु, मधुर, सांद्र और मंद, इन गुणों का जब आप सेवन करते हैं तो क्रमशः श्वेत के कारण उदक में है, शीत के कारण इक्षु में है, मूर्त के कारण सांद्र, पिच्छिल के कारण सांद्र प्रसाद, अच्छ के कारण शुक्ल, स्निग्ध के कारण शुक्र, गुरु के कारण क्षीत, मधुर के कारण सिक्ता, सांद्र के कारण स्नेह और मंद के कारण लाला में उत्पन्न होता है। इसको भी आपको अभी एक बार और क्लियर करूंगा, पहले हम पिक्चर को थोड़ा सा क्लियर कर दें। अब शरीर में जो क्लेद दूष्य होकर परिणमित हुआ था, जब वह पित्त की संप्राप्ति में जाता है तो क्षार, अम्ल, लवण, कटु, विस्त्र, उष्ण गुण के कारण क्रमशः क्षार, अम्ल, नील, लोहित, मंजिष्ठ और हारिद्र में की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको शुरू से ले चलता हूं। सबसे पहले निदान का सेवन किया। किसका सेवन किया? निदान का सेवन करने से जो 20 दोष हैं, तत्र रूक्षो लघु शीता सूक्ष्म चलवत विषदा खरः सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रव अम्लम सरम कटु गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिछला। These 20 physical property not get metabolized, not get synthesized. That's why intermediary these 20 qualities called prakopita shleshma, prakopita pitta and prakopita vat. These prakopita shleshma, prakopita pitta, prakopita vat goes in the circulatory system. That is the first two dhatu, ras and rakt. And then कुपिता शरीर विसर्पण, कुपितानाम ही शरीरे परिधावताम यत्र संघखाव्य गुण्यात व्याधि तत्र उपजायते। तो जब स्थान संशय करती हैं रस रक्त में घूमते हुए, तो यह क्या उत्पन्न करती हैं?
पूर्व रूप को उत्पन्न करती हैं। पूर्व रूप क्या? दंतादीनाम मलाढ़यत्वम, दांत ना। अब ये मेद का मल है, मेद का मल है कि दांत में मैल है, आंख में मैल है, नाक में मैल है, आंख में मैल है, हाथ और पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, हाथ और पांव में जलन है, शरीर में चिकनापन महसूस होता है, प्यास लगती है और मुंह में मीठापन लगता है। उसके पश्चात क्या होता है? यह प्रकोपित दोष जो होता है वह कफ और पित्त की कंडीशन में सर्कुलेटरी लिपिड के साथ जाकर अटैच हो जाता है, अबद्ध मेदा। और वातज कंडीशन में यह एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी कि वसा, मज्जा और लसिका और ओज के साथ मिलकर मिश्र भाव को उत्पन्न होकर मूत्रवाह स्रोतस में जाकर मिलकर क्रमशः वसा, मज्जा, हस्ती और मधुमेह को उत्पन्न करता है। परंतु कफ की कंडीशन में क्या होता है? प्रकोपित श्लेष्मा और पैक्टिक प्रमेह की कंडीशन में प्रकोपित पित्त शरीर में विसर्पण करते हुए सर्कुलेटरी लिपिड के साथ जुड़कर फिर क्लेद व मांस के साथ जुड़ जाते हैं। और जब यह शरीर में प्रकोपित जो कंडीशन बनाते हैं वो क्या बनाते हैं? अपरिपक्व श्लेष्मा प्लस मेद प्लस क्लेद प्लस मांस। और ये जो संप्राप्ति बनती है वो क्या उत्पन्न करती है? वह शरीर में कफ की कंडीशन में मांस को प्रदूषित कर मांसपेटिकाएं उत्पन्न करती है, जो कि जिसको आप कहते हो शराबिका, कच्छपिका, जालनी, सरसपी, बिंता और विद्रुत। और फिर शरीर का जो क्लेद है, क्लेद क्या करता है? क्लेद का वहन कौन करता है? क्लेद इज इंट्रासेलुलर फ्लूइड, वसा, मस्सा, लज्जिका, ओज इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो श्लेष्म और पित्त की कंडीशन में इंट्रासेलुलर फ्लूइड पर जाकर अटैक होता है, जबकि वातिक प्रमेह में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाकर अटैक होता है। जब सर्कुलेटरी लिपिड जो है वह प्रकोपित कफ के साथ जुड़कर क्लेद और मांस के साथ जुड़कर मूत्र में जाता है, तब कफ के यह गुण बढ़ जाते हैं और क्रमशः उदक, इक्षु, सांद्र, सुरास, पिष्ट, शुक्र, शनि, सिक्ता और लाला में उत्पन्न करते हैं। और पित्त के साथ जब ये जाते हैं तो क्षार, अम्ल, लवण, कटु, विस्त्र, उष्ण गुण का सेवन करने के कारण 6 प्रकार का पैक्टिक प्रमेह वसा, नील, वसार, अम्ल, नील, लोहित, मंजिष्ठ और हरिद्र में उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से 20 प्रकार के प्रमेह वसा, मज्जा, हस्ती और मधुमेह क्षार, नील, काल, हरिद्र, मंजिष्ठा और लोहित में, और उदक, इक्षु, सांद्र, सुराप, शुक्र, शीत, सिक्ता, शयन और लाला में इस प्रकार से 20 प्रकार के प्रमेह को उत्पन्न करते हैं। क्या ये बात मैं समझा पाया आपको? हाँ जी। हाँ जी सर। अच्छा। हाँ जी। तो दूषित प्रमेय में दूषित कौन से? 10। अब मान लीजिए कि वो ये कहते हैं कि भाई श्वेत उदक में, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज इंक्रीज्ड क्वांटिटी, cold to touch, transparent while watery, slightly turbid और स्मेल नहीं होगी उदक में ही। तो सुश्रुत क्या करते हैं कि जब आपको उदक में ही हो जाए तब आप क्या करना? पारिजात कषाय देना। क्या देना? पारिजात कषाय। ठीक है जी। अगर रोगी क्या कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे है ना पेशाब बिल्कुल बुरी, मतलब एकदम साफ कलर का आता है परंतु बहुत ज्यादा आता है, दैट इज, इसका मतलब क्या है पेशेंट किसका है? उदक में ही का पेशेंट है। तो हम उसको क्या दे देंगे? पारिजात कषाय। इक्षु में, इक्षु माने गन्ना, इक्षु माने गन्ना। 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 इसमें क्या होता है कि अगर आप देखेंगे तो अगर आप पेशेंट का यूरिन वो कराएंगे तो आपको ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन मिलेगा, दैट इज कॉल्ड इक्षु में। वेरी स्वीट with sweetish smell and looks like a sugarcane juice। क्या करना? जया फल कषाय। क्या देना है आपको? ठीक है। अब क्या हुआ? मूर्त माने कि एल्ब्यूमिनेरिया हो गया, प्रोटीन नजर आ रहा है यूरिन में। क्या आ रहा है? प्रोटीन। ऐसा पहले क्या किया करते थे कि
आपने यूरिन को टेस्ट ट्यूब में लिया और उसको गर्म किया। उसको क्या किया आपने? गर्म किया। और गर्म करने से हम ये देखते हैं कि वो कितना टर्बिड हो जाता है। टर्बिड माने धुंधला सा। टर्बिड माने कि वो जमने से लग जाएगा, है ना? हाँ, वो कफ और पित्त हाँ। जो है वो उसके जमने से लग जाएंगे, कफ और पित्त की कंडीशन आपको मालूम पड़ जाएगी। अगर सबसे कम जमा होता है वातज, 1/5 भाग जमा हुआ तो वातज, 1/7 भाग जम गया तो पैत्तिक, और 1/9 भाग जम गया तो कफज। लेकिन आजकल इसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब हम यूरिन का वो कराते हैं तो हमको साफ मालूम पड़ जाता है कि भाई एल्ब्यूमिन आ रहा है ना? बिकमिंग डेंस एंड ऑन स्टोरेज। आप उसको पड़ा रहने देंगे तो कुछ ही देर में वो डेंस यानी कि घनत्व को सॉलिड हो जाएगा। जब सांद्र में एल्ब्यूमिनेरिया हो, मूत्र में यूरिन की मात्रा अधिक आ रही हो, तो सप्तपर्ण देना। सप्तपर्ण कषाय। उदक में क्या दोगे? पारिजात कषाय। पारिजात। इक्षु में क्या दोगे? यानी कि ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन बढ़ा हुआ है मूत्र में, तो क्या दोगे? और अगर एल्ब्यूमिनेरिया है या सांद्र में है तो क्या दोगे? सप्तपर्ण। और यदि सुरा में हो गया, उदक, इक्षु, सांद्र, सुरा, सुरा में हो गया तो सुरा में को हम क्या कहेंगे? उसमें हम निम्बादी कषाय देंगे। क्या देंगे? निम्बादी कषाय। और यदि सुरा के बाद, अब ये धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता चला जा रहा है। उदक, इक्षु, सांद्र, सुरा, पिष्ट। पिष्ट माने फॉस्फेट यूरिया। पिष्ट माने फॉस्फेट यूरिया। हाँ, फॉस्फेट यूरिया। इसमें आप क्या दोगे? निशा कषाय। क्या दोगे? निशा। निशा माने हल्दी। 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 हल्दी का हल्दी देना, है ना? फॉस्फेट यूरिया हो जाए तो क्या दोगे? हल्दी। और यदि रोगी ये कहे कि डॉक्टर साहब मेरे सीमेन आता है यूरिन में, है ना, जिसको कई लोग कहते हैं वो हकीम मुसलमानी उस्लेमानी जाने कौन कौन से होते हैं, वो कहते हैं कि रोगी नाराज ना हो, धातु रोगी मिले। मैं जब बचपन में था तो मुझे लगता है धातु रोगी का क्या सिस्टम है, मेरी समझ में नहीं आता था कभी। अभी भी कई लोगों की समझ में नहीं आता। जो ये सीमन आ रहा है, ये सीमन जो है दैट इज कॉल्ड शुक्र में है। क्या कहते हैं इसको? शुक्र में है। शुक्र में क्या दोगे? न्योग्र ददाहरी कषाय। क्या दोगे? और कोई कहे कि डॉक्टर साहब मैं जब यूरिन करता हूं तो उसमें ऐसा लगता है जैसे बजरी का कण बाहर आ रहा हो, दैट इज कॉल्ड सिक्ता में है। इस सिक्ता में आपको क्या देना है? चित्रक का कषाय। क्या दोगे? चित्रक कषाय। और यदि ऐसा लगता हो कि हल्की सी कपकपी छूटकर यूरिन आता हो, बहुत ठंडा पेशाब आता हो, दैट इज कॉल्ड शीत में है। शीत में आपको देना है पाठा और अगुरु। क्या देना है? पाठा और अगुरु। और लाला में का मतलब क्या होता है? जब मैं यूरिन करता हूं तो देखता हूं पॉट में जो है वो फेन जमा हो गया है, ठीक है, दैट इज आल्सो कॉल्ड लाला में को हम क्या कहते हैं कि फेन में भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? म्यूकॉइड स्टिकी सलाइवा लाइक यूरिन आता है। इसमें गायत्री कषाय दिया जाता है। क्या दिया जाता है? गायत्री कषाय। ठीक है, ये 10 कषाय हुए। और जब क्षार यानी कि यूरिन की पीएच जो है वो 7 से ज्यादा आ गई, ठीक है, यूरिन की पीएच 7 से ज्यादा आ गई तो क्या करना? 7 न्यूट्रल होती है, 7 से नीचे एसिडिक, 7 से ऊपर एल्कलाइन, है ना? यूरिन कैसा हो गया है? मोर एल्कलाइन हो गया है। त्रिफला कषाय। क्या दोगे? त्रिफला दे देना आप उसको, है। और अगर रोगी को अम्ल में हो जाए तो क्या दोगे?
अरे जल्दी बोलो भाई। क्षार में हो जाए, मालूम तो पड़ जाता है ना, यूरिन कराते हैं तो यूरिन की पीएच लिखी हुई आती है कि नहीं आती है? हाँ जी सर। हाँ जी सर। क्या करना? अश्वत्थ कषाय। क्या दोगे? अश्वत्थ कषाय। ठीक। नंबर 3, नील। नील मेह। नील मेह का मतलब क्या होता है? हाइपर कैल्केमिया, इंडिकन यूरिया, ब्लू डिपर सिंड्रोम कहते हैं इसको। यूरिन कैसा निकलता है? ब्लूइश लाइक द ब्लू जेरी बर्ड के अनुसार नीले कलर का यूरिन निकलने लगे। इसमें भी अश्वत्थ कषाय देना, नीलमेह में भी। ठीक है जी। हाइपर कैल्केमिया, इंडिकन यूरिया, कालमेह, एल्केप्टोनूरिया, कालमेह में क्या देना है? Am I audible? हाँ जी हाँ सर। जी। एल्केप्टोनूरिया हो जाए तो अश्वत्थ ही देना। ठीक है। अत्यधिक उष्ण गुण का सेवन करने के कारण यदि हरिद्र में हो जाए, हरिद्र में हो जाए, यानी हरिद्र में कैसा होगा कि एक तो हल्दी के समान यूरिन आएगा, बिल्कुल पीला यूरिन आएगा, जलन के साथ आएगा और पैत्तिक ज्वर के लक्षण साथ में होंगे। तब क्या दोगे? हरिद्र कषाय, वो आरगवद कषाय। क्या दोगे हरिद्र में? आरगवद कषाय। मंजिष्ठ। मंजिष्ठ में माने विस्त्र गुण का सेवन करने के कारण मंजिष्ठ। हीमोग्लोबिन्यूरिया, हीमोग्लोबिन्यूरिया कच्चे मांस के समान अगर वो आती है तो इसमें आपने क्या करना है? मंजिष्ठा, चंदन और खजूर मिला के देना है। क्या क्या देना है? मंजिष्ठा, चंदन मंजिष्ठा, खजूर, चंदन और रक्त में है हीमेचूरिया। मंजिष्ठा, हीमोग्लोबिन्यूरिया, ये जो कटु का सेवन करने के कारण लोहित में हो जाता है, जिसे हीमेचूरिया कहते हैं, यानी कि आरबीसी इन यूरिन आने लगे, तो क्या करना? काश्मर्य, तिंदुक और गुड़ची। क्या दोगे? काश्मर्य, तिंदुक, इंदुक और गुरुचि। गुड़ची। और वसा में हो जाए तो अग्निमंथ देना। मज्जा में हो जाए तो त्रिफला, मूर्वा, शोभांजन, द्राक्षा और शालमली। त्रिफला, मूर्वा, शोभांजन, निम्ब, द्राक्षा, शालमली और आरगवद। हस्ती में कायल यूरिया हो जाए तो पाठा, शिरीष और मूर्वा। शौद्र में हो जाए तो ये मधुमेह होता है, इसमें सुश्रुत कहते हैं खदिर और सुपारी फल, खदिर और सुपारी फल। ठीक है जी। हाँ जी सर। चिकित्सा सिद्धांत क्या है? संशोधनई उपशमनई चिकित्सेत, धातु साम्यकरम आहार सेवेत। संशोधनई उपशमनई चिकित्सेत, संशोधन और उपशमन दो चिकित्सा के सिद्धांत हैं। धातु साम्यकर आहार का सेवन करना चाहिए। साध्यता क्या है? कफज प्रमेह में क्योंकि कफ के विरुद्ध रूक्षण होता है इसलिए साध्य होता है, दैट इज कॉल्ड समक्रियत्वात्। पित्तज प्रमेह में यह याप्य होता है
क्योंकि विरुद्ध उपक्रम होता है, और वातज मेह में ये असाध्य होता है क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है। आपको क्या करना पड़ेगा, करणारूक्षण है, और जब आप रूक्षण करते हो तो वातिक में जो है वो और बढ़ जाएगा, वात और बढ़ जाएगा, जो कि और रोगी की कंडीशन को खराब कर देगा, तो वो इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है। ये यहां तक मैंने आपको समझाया, थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया आपके? हाँ जी जी सर। हाँ जी। ठीक है, ये एक हमने एक मोटा मोटा आपको डायबिटीज का एक पक्ष रखने का शुरू कि किस तरीके से संपूर्ण धातुएं जो होती हैं वह मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकलने के कारण, जिसको प्रमेह कहा जाता है, उसमें किस प्रकार से दोष का इन्वॉल्वमेंट रहता है, किस प्रकार से दूष्य का इन्वॉल्वमेंट रहता है, और जब हम दूष्य कहते हैं तो सब दूष्य किस प्रकार से इन्वॉल्व होते हैं, किस अवस्था में आप दोष को पकड़ते हो और किस प्रकार से आप उसकी क्रिया को करते हो। अब हम धीरे धीरे 20 से 25 लेक्चर, 20 करेंगे, कम से कम 20 लेक्चर तो लेने पड़ेंगे कि हम हेतु का, हर एक हेतु पर, छोटी छोटी बातों पर कैसे ये बनेगा, कैसे लक्षण आएंगे, कैसे उपद्रव आएगा, पेनक्रियास का क्या इन्वॉल्वमेंट है, लिवर का क्या इन्वॉल्वमेंट है, आयुर्वेद के विचार बीज क्या क्या कहते हैं, सिद्धहस्त वैद्य जो हैं वो क्या अपना इसमें अपना वक्तव्य रखते हैं, अपना अपना क्या वो रखते हैं कि किस तरह से उसको ठीक किया जाता है, इसमें आहार क्या होना चाहिए, विहार क्या होना चाहिए, पथ्य अपथ्य क्या होना चाहिए, कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो क्या करना चाहिए, अनुभूत औषध कौन कौन सी यूज की जा सकती हैं, रसायन कैसे किया जा, रसायन कौन सा यूज किया जाना चाहिए, और किस तरह से हम उस पर इस को हम रिवर्सल कर सकते हैं, जिसको आजकल लोग कहते हैं डायबिटीज रिवर्सल। इन सब चीजों पर विचार करेंगे। आज जो मैंने समझाया है, अगर किसी को ना समझ में आया हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। अमल में जो बताया वो एसिडिक हो गई हाँ, उसमें। एसिडिक मतलब क्या, मतलब कि आपकी जो यूरिन की पीएच आ रही है वो कम आई। 3-4, यानी वो एक्चुअली में कैसा हो जाएगा, जो पित्त प्रमेह के ना, पित्त के ही लक्षण हो रहे हैं ना, अब ये देखो, हाँ जी हाँ जी। है ना। हाँ जी। क्षार भी, जो क्षार का मतलब क्या होता है कि आपने, आपकी पीएच जो है वो 7 से ऊपर निकल गई, ठीक है ना। तो क्षार, क्षार क्या मतलब है कि आपने लवण से भी ऊपर की चीजों का सेवन कर लिया, दैट इज कॉल्ड क्षार। तो इस तरह से हमको उसको समझना होगा। आज ये इतनी बातें आपकी समझ में आ गई कि नहीं आई? अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। समझ आया। ये दो जो नए बच्चे थे, एक विभू चौधरी थी और एक समृद्धि ग्रोवर। समृद्धि ग्रोवर चली गई क्या? प्लीज क्या समझ? आया बेटा समझ में कि नहीं आया? हाँ जी सर। थोड़ा बहुत तो आया होगा। हाँ जी सर, जो आपने बताया आ गया। ठीक है, पूछूंगा मैं कल, हाँ जी सर। क्योंकि अब अगर आपको आपको सिलेक्ट होना है तो ये सब चीजें टिप्स पर होनी चाहिए आपकी, तो अच्छे डॉक्टर भी बन जाएंगे और शास्त्र भी अच्छा हो जाएगा। हाँ जी सर। विभू जी, आपको हाँ जी सर। आया कुछ समझ में थोड़ा बहुत कि नहीं? हाँ जी सर। हाँ जी सर, समझ आ रहा। आप वो क्या कर लीजिए, ये गुरजोत जी आई थी और सोनाली जी आई थी, तो इन्होंने वो किया था, क्या कहते हैं उसको, डॉक्टर सोनाली क्या किया था आपने? कौन सा पीरियड था वो, कि वो टीचर को परखते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, ट्रायल, ट्रायल पीरियड। डॉक्टर विक्रांत बहुत दिनों के बाद आए हैं, ये इनके गुरु हैं एक्चुअली में, एक्चुअल गुरु यही हैं। नहीं सर, हम गुरु नहीं है अभी। हाँ जी डॉक्टर साहब, कहाँ थे आप? गुरु की श्रेणी में नहीं आए सर। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप तो इनके गुरु हो, ये तय बात है। ये पहले यही कहते हैं कि हमारे गुरु डॉक्टर विक्रांत हैं, अरे उसके नहीं बाद सर, ऐसा नहीं। नहीं नहीं बिल्कुल, इसमें कोई एक्चुअली दो सर राय वाली बात नहीं, आप सिखा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, इट्स वेरी गुड। जी कहाँ थे आप इतने दिनों से? सर, वो थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम थी, बेटी
का थोड़ा छोटी बेटी का एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाजू फ्रैक्चर हो गई थी। ओ माय गॉड, आपने बताया मल्टीपल क्यों नहीं? फ्रैक्चर, वो सर थोड़ा पीरियड ही ऐसा था तो बता ही नहीं पाए, वो काफी परेशान रहे सारे। मल्टीपल फ्रैक्चर हो गया था उसके बाजू में, और बस इसी चक्कर में महीना 1.5 महीना परेशान ही रहे। नहीं मुझे प्लास्टर खुला है कुछ दिन पहले तो। नहीं मुझे ना सोनाली ने बताया ना गुरजोत ने बताया, इनको तो मालूम ही होगा। इनको भी सर नहीं पता था शायद, सोनाली को पता था लेकिन आप इनको डांट के रखते हो, बताते नहीं, इनकी हिम्मत नहीं होती आपसे पूछने की ना। डांट के रखने पड़ते हैं सर ये बच्चे, तो बच्चे है ना। सही बात है लक्ष्य, बिल्कुल ठीक है जी। इतना ही रखिए, एक बार इसको बार बार रखना है। अब हम क्या करेंगे, हमारा क्या एक्चुअली में काम है कि हम रोज लगभग, जैसे कि कुछ तो हम ड्रग्स पर विचार कर रहे हैं, नंबर 2 कि इस पर जो 20 या 25 जो भी लेक्चर होने हैं, इनको हम अलग अलग तरीकों से परखने का प्रयास करेंगे। जैसे हेतु विचार किया हमने, तो एक एक हेतु पर, जैसे रस पर, दधी पर, वो दधी कैसे गड़बड़ करती होगी, कैसे सर मेद को गड़बड़ करती होगी, वो सारी चीजें देखेंगे, ठीक है, ताकि हमारी जो है वो एक्सपर्टनेस आ जाए। इतना सब पढ़ने के बाद हमको मालूम पड़े कि यार ये देखो मैं डायबिटीज रिवर्सल कर सकता हूँ, ठीक है, और आपको भी ये मालूम पड़ जाए कि भाई किस तरह से जो है ट्रीट किया जाता है। ठीक है जी, जी सर। हाँ जी सर। ओके जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट। डॉक्टर साहब ख्याल रखिए डॉक्टर विक्रांत बच्चे का, है ना?